जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। स्टूडेंट्स, हमारी जो एंसेंट हिस्ट्री की 1000 प्लस MCQ की जो क्लास चल रही है, ये उसकी क्लास नंबर समथिंग तीसरी है। आपने तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट फॉर यू, आप आवश्यक रूप से आई रिकमेंड फॉर यू कि आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। वो क्लासेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर हमने हड़प्पा सभ्यता के इतने अच्छे से डेप्थ में जाकर के एनालिसिस किया है और उसके साथ साथ एक ओवरव्यू जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता आदि पर हमने जितना हो सकता है MCQ वेज, कितना MCQ वेज हमने आपका रिवीजन भी किया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सही समझे। इस क्लासेस का पर्पस केवल MCQ का आप देखोगे क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस नहीं करना है कि क्वेश्चन हो गया और आंसर इसका डैश हो गया, नहीं। इसका उद्देश्य रिवीजन भी है सर, ताकि आपने रिवीजन वहाँ कर लिया है, अब यहाँ पर रिवीजन कर लिया। और यदि आप हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आप जब क्लास देखते हैं तो कैसी लगी ये भी आवश्यक रूप से बताइएगा गाइस। और एक अच्छा कमेंट्स आपका अगर मिले, और उसके साथ साथ अगर आपको कंटेंट्स पसंद आता है तो बताइएगा, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे एक पता मिल सके, आप कमेंट्स करके बता सकें कि सर आपका कंटेंट्स कैसा है और कैसा नहीं है, या स्टूडेंट्स के लिए वास्तव में कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से काम करेगा या नहीं। तो इतना सब कुछ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप ऑलरेडी पहले से एजुकेशन बायर परिवार के सदस्य हैं तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मिस्टर कुमार। आइए आज के क्लासेस में देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो स्टार्ट होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता लगभग 1700 तक आ जाती है, तो 1500 AD से 600 AD तक का जो एरिया है ये आप वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। इसमें जो ऋग्वेदिक काल है, अगर आप देखें तो ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 आप देखोगे VC तक आप क्या पढ़ते हैं, 1500 से 1000 तक किसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ऋग्वेद को। और 1000 से 600 तक आप जो पढ़ते हैं वो अगर आप देखें तो उत्तर वैदिक काल को आप पढ़ते हैं। इट्स क्लियर या ना, BC है सर, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिया गया है, देखिए सर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, उपमहाद्वीप में लोहे का, मतलब लोहे से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर A ऋग्वेद, B सामवेद, C यजुर्वेद और D विनय पिटक। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर राइट आंसर निकालने का प्रयास करें तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं पहले कि ऋग्वेद में जो है आपके जितने भी वेद पुराण हैं उनका किस तरीके से व्याख्यान होगा, मंत्र उच्चारण होगा, उसकी बात की गई है, ठीक है। सामवेद में जो चर्चा की गई है इसमें आप देखोगे विभिन्न प्रकार के शाम रस पान इत्यादि की बात की गई है, ठीक है। और इन सब के अलावा आपको नृत्य, राग वगैरह की बात की गई है। वहीं जो विनय पिटक है ये बुद्धिज़्म से संबंधित है। जैसे अभी आप देखोगे विनय पिटक, सुत्ता पिटक, अभिधम पिटक, तो ये उसमें नियम विनियमन की बात की गई है। लेकिन अगर हम बात कर ले यजुर्वेद, तो इसका राइट आंसर यजुर्वेद है। इसमें ही सर्वप्रथम लोहे के बारे में आप देखोगे चर्चा मिलती है, और लोहे को खासतौर पर एक शब्द का नाम दिया गया था जिसको श्याम या फिर एक तरीके से आश्य, कृष्ण आश्य भी कहते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं, इसको श्याम या फिर आप देखोगे कृष्ण आश्य, ठीक है स्टूडेंट्स, इस नाम से भी इनको जाना जाता है लोहे को। चलिए आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से आश्य नाम से किसको जाना जाता है, कृष्ण आश्य नाम से किसको जाना जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका दूसरा, ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? किस पर? विवाह समारोह, मैरिज पर कौन सा प्रभाव डालता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति और डी उण सूत्र। बताइएगा वीडियो को पॉज करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए पहला जो आपको बता रहा है सूर्य जो आपका सूक्त है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सूर्य सूक्त है अगर आप देखोगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसकी चर्चा आपको मिलेगी। क्यावें मंडल में? 10वें मंडल में आपको इसकी चर्चा देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर विवाह समारोह की बात की गई है। क्योंकि पुरुष सूक्त को आप देखोगे प्रथम स्रोत माना गया जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इन सब के अलावा दान अगर हम देखें, स्तुति की बात कर ले तो इसमें एक तरीके से संरक्षण उपहार देने की बात की गई है जो कि दान स्तुति है। ठीक है, उर्स सूत्र में देखो तो आर्यन द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो ऊनी वस्त्र थे, ठीक है, इसको ऊण कहा गया। तो जो आर्य थे, ठीक है, भारत में आए, उनके द्वारा जो ऊन थी, सूती वस्त्र थे, उनको लेकर के ऊन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, पुरुष सूक्त की चारों चर्चा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बताया गया आपसे आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों के सांस्कृतिक उपादान, क्या पूछा है? सांस्कृतिक उपादान आपसे पूछा जा रहा है और दो स्टेटमेंट देके रखे। पहला, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए थे। क्या ऐसा है कि जो आर्यों के उपादान थे ये द्रविड़ और तमिल संस्कृति से देखने के लिए मिले? दूसरा है प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और सांस्कृतिक मूलक संस्कृति के अंग हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें पहला जो स्टेटमेंट इसमें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए थे। क्या ऐसा है आपको? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आए थे? नहीं ना, ये जो उपादान आए थे ये उत्तर वैदिक क्षेत्रों में से, आप देखोगे वैदिक संस्कृति से आए थे। कहाँ से आए थे? वैदिक संस्कृति से आए थे, ना कि आपके तमिल और द्रविड़ संस्कृति से। तो पहला गलत हो गया। तो पहला गलत, तो आंसर ए नहीं होगा और आंसर सी नहीं होगा, या तो आंसर अब बी होगा या आंसर आपका डी होगा। दूसरा है प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और सांस्कृतिक मूलक से आए थे। नहीं, जो प्राक आर्य जातीय उपादान थे ये आपके द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए थे। ठीक है, तो सेकंड वाला भी गलत है, तो इसका मतलब है कि बी भी आपका गलत हो जाएगा। पूछा आपसे सही, तो सर सही तो इसमें कोई सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें तीन स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया प्यारे स्टूडेंट्स। तीन स्टेटमेंट है। पहला, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। दूसरा, वैदिक संस्कृति का उद्भव मध्य गंगा घाटी नदी में हुआ था। तीसरा, वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। आइए देखिए आंसर कैसे निकालते हैं। पहले स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी घाटी में हुआ था। ये बात एकदम 100% आपकी सत्य है और मैंने बड़े डिटेल में, बड़े डेप्थ में जाकर के इसके 360 डिग्री कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आपको बड़े अच्छे से समझाया। पूरा रिवीजन, आपने क्लास नहीं देखी है तो
मैं एक रिकमेंड करूँगा आपको, आप जाइएगा आवश्यक रूप से उस क्लास को देखिएगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है सर वो स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी है। उसमें पूरे एमसीक्यू आपको ये कवर करवा दिए गए, लगभग 1.5 से 2 घंटे की वो क्लास है, आप उसको देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला। उस क्लास में बहुत डेप्थ में मैंने चर्चा की है, बहुत डेप्थ में जाकर के चर्चा की है, ठीक है। पूरा रिवीजन एमसीक्यू पर आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, ये मुझे बिलीव है खुद पर और खुद की एजुकेशन बायर पर, इस परिवार पर और आप पर भी बहुत मुझे गर्व रहता है कि आप कंटेंट को एंजॉय करते हैं। कई स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ तो एक स्टूडेंट्स ने इतने लाइक दिए, इतना हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया, अपना 100% मूल्यांकन किया, और मैं ऐसे स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ कि हाँ, डेडिकेशन के साथ आप स्टडी करते हैं, और अगर आप डेडिकेशन के साथ करेंगे, लगन के साथ करेंगे, तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है, बिलीव है कि आप जल्द ही सफल हो जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। चलिए, दूसरा है वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ। देखिए ये गलत है, वैदिक संस्कृति का जो विकास था ये मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ था, ये गलत है सर, क्योंकि ये पश्चिमोत्तर पंजाब वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये जो वैदिक संस्कृति की डेफिनेशन यहाँ पर दे दी गई है पंजाब वाले रीजन में, ठीक है। वैदिकोत्तर संस्कृति का हुआ था मध्य घाटी में, तो इन दोनों का चेंज कर दिया गया, इसका इधर कर दिया गया, इसका इधर लिख दिया गया, तो इसलिए दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो अब जब आपका दूसरा गलत है तो आंसर ये नहीं होगा, सी, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इट्स क्लियर या नो? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था जो अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। दूसरा, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तीसरा, घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पॉज करके राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए आइए निकालते हैं आंसर। देखिए कैसे, एल्वेथ मेथड यूज करेंगे, आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ये कह रहे हैं कि इन लोगों का मूल जो निवास स्थान था यूरेशिया था, ये बात एकदम सही है। माना जाता है मध्य एशिया से आए थे, यूरेशिया वाले क्षेत्र से, और आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में ये हुआ करते थे। ये भी बात एकदम क्या है, एग्जैक्ट आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आप मुझे बताइएगा आल्पस पर्वत कहाँ पर पड़ता है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन आल्पस पर्वत के बारे में, ये कहाँ पर पड़ता है? एक कंट्री का नाम बता दीजिए मुझको जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, मतलब कि आपका आंसर बी नहीं होगा, या तो ए होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। दूसरा है, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। देखिए इन्होंने कहा है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मैंने कई बार कहा है जब मुख्यतः वर्ड आ जाता है तो थोड़े से क्लिक करना चाहिए। ये कृषि पर स्थापित नहीं थे। अगर ये वास्तव में अगर कृषि करते, एग्रीकल्चर करते, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन नहीं करते, बल्कि वहाँ पर स्टेबिलिटी इनकी संस्कृति में आ जाती। जबकि ये कृषि पर नहीं, ये पशुचरण पर आधारित थे, ये पशुचरण करते थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये पशुचरण पर आधारित थे, ठीक है। पशुओं को चराते थे, पशुचरण पर ये आधारित थे, तो इसलिए आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। जब 2 गलत तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, और आंसर आपका आप देखोगे आंसर डी नहीं होगा। तीसरा है कि घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था, तो इसका मतलब है कि 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर सी था, 1 और 3। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और 7 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है, ठीक है। पूछ रहे हैं आपसे 3 स्टेटमेंट देकर के। पहला, यह सबसे पहला वेद है। दूसरा, इसमें पहला और 10वां बंडल सबसे बाद में जोड़े गए। तीसरा, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी
1, 2 और 3। बताइएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसका आंसर दिया होगा। देखिए अगर हम इसके आंसर की तरफ बढ़ें तो देखो कैसे इसका आंसर निकालेंगे। ये कह रहे हैं यह सबसे पहला वेद था, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। ऋग्वेद पहला वेद है। अगर आप देखेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसका जो पहला और 10वां बंडल है ये बाद में जोड़ा गया था, ये बात ठीक है। इसका 7वां और 5वां जो बंडल है वो बहुत विशेष पुराना है। 10वां जो बंडल है इसमें इसके बारे में पूजन पाठ धर्म ग्रंथ की जो संरचना है वो बात करी गई है। पहले में जो शूद्र वर्ण की बात की गई है, शूद्रों को लेकर के टारगेट किया गया है। ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये है तांडव के अधिकारी, ये जो श्लोक है वो इसी में दिया गया है। तो ये बात एकदम क्या है, ठीक हो जाएगी। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। तीसरा है ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं, ये भी बात आपकी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो आप देखोगे तीनों ठीक है। मतलब कि तीनों कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पर आपको ऋग्वेद की जो विशेषता है ये यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है और इसमें कई ऐसी बातें यहाँ पर मिलती हैं। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी समानता के विवरण हमें दिखाई पड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला क्या पूछा है आपसे, वैदिक संस्कृति पूछा है। ठीक है, पहला है सरस्वती आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी इसलिए इसे नदीतम कहा गया। दूसरा, आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। तीसरा, आर्यों का शवदाह प्रथा का प्रचलन था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी 1, 2 और 3। बताइएगा स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। देखिए पहले वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि सरस्वती जो थी ये आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ठीक है, नहीं सर, ये इनका एकदम गलत है। सरस्वती नदी वास्तव में आप देखोगे ये दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में आती थी, लेकिन 5 नदियों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। पहली जो थी आप देखोगे वो इंडस नदी थी। इंडस बोले तो सिंधु नदी। सिंधु नदी पहली ऐसी नदी थी और इसी को नदीतम कहा गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जहाँ एक होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। लिमिट मेथड यही काम करता है। ऑप्शंस 1 नहीं होने का, ऑप्शंस डी नहीं होने का। ठीक है, दूसरा है आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। ये बात एकदम ठीक है। और आर्यों में शवाधाह जो थी प्रथा का प्रचलन था। शवाधाह का मतलब होता है कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाना, डेड बॉडी का, ठीक है, आप देखोगे दफना देना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये मध्य एशिया में और दक्षिण तजाकिस्तान, पाकिस्तान की स्वांत घाटी और प्राक क्षेत्र में गोमती घाटी वाले में लगभग 1500 ईसा पूर्व वाले क्षेत्र तक का यहाँ पर हमें विस्तार मिलता है। और देखा जाता है कि यहाँ पर शव वहाँ के देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 10वां की वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। मतलब आपसे पूछा है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। बी है इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया गया था। सी है आर्यों की पश्चिमी एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्व चालित रथ थे। और डी है पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह होता था। बताइएगा स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 का आपसे असत्य पूछा है। ध्यान रखना, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि सत्य पूछा है सत्य, या फिर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखिए पहला ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। ये बात एकदम क्या हो जाती है, ये बात एकदम आपकी करेक्ट हो जाती है, एकदम सही हो जाती है।
ठीक है। दूसरा है इस काल में दस्यु शब्द का डाकुओं, देखो दस्यु जो शब्द है ये डाकुओं के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो है शूद्रों के लिए है। किसके लिए है? शूद्रों के लिए दस्यु शब्द का दासों के लिए जो प्रयोग किया गया है ये किया गया, तो इसलिए आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि बी इसका नोट करेक्ट है। आर्यों की पश्चिमी एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचलित रथ थे, बिल्कुल इनके पास घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ थे, और साथ ही साथ जो रथ थे उसके जो पहिए हुआ करते थे वो कांटेदार थे, वो क्या थे, उस पर खांचे बने हुए थे, तो आगे वो चल सकते थे, उससे आगे बढ़ सकते थे। पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह होता था, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपको क्या है ध्यान होना चाहिए। और इंद्र को तो आर्यों का प्रमुख देवता माना गया है। पंचजन में आप देखोगे आपस में लड़ते रहते थे, कभी कभी ये आर्योत्तर जनों का सहारा भी लिया करते थे। तो इसमें जो नोट करेक्ट पूछा है, सत्य पूछा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि दस्यु शब्द को लेकर के पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहे हैं वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक संस्कृति 3 स्टेटमेंट, पहला दासराज्य युद्ध परुणसी नदी के तट पर हुआ था। दूसरा, इस काल में अधिकांश लड़ाइयाँ युद्धों का कारण गाय होती थी। तीसरा, आर्य लोग नगरों में रहते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा वीडियो को पॉज करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए, आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि जो आपका दर्शक युद्ध था ये परुणसी नदी के तट पर हुआ था, ये बात ठीक है, एकदम सही मानी जाती है, क्योंकि परुणसी नदी आज की कौन सी है सर? अगर हम इस नदी की आज प्रेजेंट में देखें तो ये रावी नदी है। कौन सी नदी है? आज इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और राजा जो आप देखोगे सुदास की जीत यहाँ पर हुई थी, और आगे चलकर इसी नाम से भरत कुल के नाम एकदम पड़ा, और वहीं से भारतवर्ष निकल करके आया एक भारत का नाम। तो पहली बात ठीक हो जाती है। दूसरा है इस काल में अधिकांश लड़ाइयाँ युद्धों का कारण गायें होती थीं, ये बात भी एकदम क्या है ठीक हो जाता है, क्योंकि गाय उत्तम एक धन मानी जाती थी, अधिकांश लड़ाइयाँ इसी को लेकर होती थी। और ऋग्वेद में आप देखोगे युद्ध का जो गार्यत या फिर गविष्ठ या फिर गाय का अन्वेषण का भी उल्लेख मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, पहला भी ठीक हो गया, दूसरा भी, आर्य लोग नगरों में रहते थे। देखिए पहली बात, आर्य लोग नगरों में नहीं रहते थे, ठीक है, वे क्या करते थे, वे एक तरीके से गढ़ बना करके मिट्टी वाले घरों में और गाँव में वो खास तौर पर रहा करते थे, ठीक है। कहाँ पर रहते थे वो? खास तौर पर आप देखोगे गाँव में रहने वाले व्यक्ति थे, वो गाँव में रहा करते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछ रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा ये से सही है, तो जब तीसरा स्टेटमेंट गलत हो तो आंसर सी नहीं होने का है, आंसर डी नहीं होने का है। तो आंसर क्या होने का है? आंसर 1 और 2 होने का है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको विचार करना है और आपको 2 स्टेटमेंट दे के रखें। पहला, इस काल में आयस शब्द का प्रयोग तांबे या फिर कांसे के अर्थ में होता था। आयस शब्द का प्रयोग, अभी मैंने पीछे इसके बारे में बताया, कृष्ण आपने देखा होगा, श्याम किसके बारे में, तो उनको आयस कहते थे। पीछे पूछा क्या ना, समथिंग दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस काल में चित्रित धूसर निर्माण का प्रयोग होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1, 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। जो आपने दिया वही है या फिर दूसरा लिख लेगा। पहला स्टेटमेंट को पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट जो हमने टिक करके रखा है, ये कह रहे हैं जो आपका आयस शब्द था वो तांबे और कांसे के लिए आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये बात क्या है, आप देखोगे इसमें धातु कर्म की जानकारी के बारे में मिलता है, और यह शब्द न केवल तांबे और कांसे के लिए होता था बल्कि इसमें कृषण जिसको लोहे के लिए भी होता था, ठीक है। तो ये वाली बात क्या है आपकी ठीक हो जाती है। क्लियर? आप देखोगे जैसे
आगे चलकर ये लोग ऐसी धातु कर्म के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे बढ़ई होता है, रत्कार होते हैं, बुनकर होते हैं, कुम्हार होते हैं, शिल्पीकार होते हैं, ये सब इसमें काम करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि इस समय के जो मृत भांड हैं वो आप देखोगे चित्रधूसर में देखने के लिए मिलेंगे। हरियाणा एक स्थान पड़ता है उत्तर भारत में, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा, और उसका आप देखोगे भगवानपुर नामक एक स्थल है, वहाँ पंजाब की 3 स्थलों के चित्रधूसर ब्रह्मांड के अवशेष वहाँ पर मिले थे, और माना जाता है कि ये जो अवशेष थे ये ऋग्वेद कालीन क्षेत्र से माने गए। तो ये धूसर ब्रह्मांड आपको मिलेंगे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आपसे पूछा गया था और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है स्तुति संग्रहित नहीं है। ऑप्शन ए दे के रखा है इंद्र की, बी दे रखा है वरुण, और सी दे रखा है पशुपति, डी दे रखा है मित्र। बताइएगा वीडियो को पॉज करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, बताइएगा स्टूडेंट्स। आई होप आप इसके राइट आंसर बताया होगा। देखिए, इंद्र में किस देवता की संस्तुति संग्रहित नहीं है, ये बात यहाँ पर की गई है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पशुपति। क्योंकि इंद्र यहाँ पर भी है, ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा है, ठीक है, वरुण की चर्चा है, मृत की चर्चा है, परंतु यहाँ पर आप देखोगे पशुपति की चर्चा नहीं की गई है। तो राइट आंसर तो हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्टूडेंट सी। इट्स क्लियर या नो? ऋग्वेद में इंद्र को आप देखोगे बादल का देवता माना गया, अग्नि का स्थान दूसरा रखा है, और लोग जानते थे कि अग्नि डालने से आहुतियाँ जब होती थी तो धुआं आकाश में जाकर के, ठीक है, क्या होगा, देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। पशुपति को हड़प्पा काल का देवता माना गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हड़प्पन देवता माना गया पशुपति। और बहुत डेप्थ में मैंने लास्ट क्लास जो हुई थी, मैं रिकमेंड करूँगा, आई रिकमेंड फॉर यू, प्लीज़ जाइएगा इस क्लास के बाद में उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होने वाला है। हड़प्पा के इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पर, और एक ही क्लास में डेप्थ में जाकर के एमसीक्यू के बेस आपको एनालिसिस मिलेगा और रिवीजन आपका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पशुपति, 3 मुकुट वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका अगला। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से असत्य है? गलत पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है पूछ रहे हैं, वैदिक संस्कृति को ध्यान में रख करके। ऑप्शन नंबर ए है, इस काल में परिवार पितृतंत्रात्मक था, बी है इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था, सी है इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी, और डी है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। बताइएगा स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी। इस काल में आप देखोगे बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, परंतु यहाँ पर पितृतात्मक ये परिवार था, अदिति, उषा ऐसी देवियाँ, ऐसी महिलाएं थी उस समय की जिनकी पूजा भी की गई, और समाज व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पर गुप्तचरी था। परंतु यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन आपको नहीं मिलता है, एकदम नहीं मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि ऋग्वेद में स्वयं इस बात की गई है कि विवाह की आयु जो हुआ करती थी वो 16 से 17 वर्ष हुआ करती थी। कितनी? 16 से 17 वर्ष हुआ करती थी, तो सिचुएशन ठीक थी। बट आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये बाल विवाह की बात यहाँ पर कर रहे हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। ये कह रहे हैं वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में ज़्यादा आते हैं, यूपीएससी में आजकल ये क्वेश्चन की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जहाँ से आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इट्स क्लियर या नो? देखिए, बृहस्पति कौन हुआ करते थे? चरगाह का प्रधान था, कुलपा परिवार का प्रधान, ग्रामीणी गांव का प्रधान। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सुमेलित है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए एक एक करके बात कर लेते। देखिए, पहला है बृहस्पति। बृहस्पति जो हुआ करते थे
ये ऋग्वेद में एक विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को रखा गया, उसी में से थे बृहस्पति। बृहस्पति जो चरघा का प्रधान हुआ करता था, चरघा जो भूमि थी उससे जुड़े सारे सारे तथ्यों को देखने का काम यही करते थे। तो पहली बात क्या है आपकी करेक्ट है। दूसरा है कुलपा, ठीक है, कुलपा ये परिवार का प्रधान होता था, ये परिवारों के प्रधान में कुलपा कहा जाता था। तो ये भी बात आपकी क्या हो जाती है, राइट हो जाती है। ग्रामीणी की बात कर लें तो गांव का प्रधान होता था, कई छोटे बड़े गांव होते थे कबीलाई, क्योंकि उस समय लड़ाकू टोलियों का मुखिया होता था। और बाद में ऐसी ही टोलियां स्तरवासी होती चली गई, जिसके चलते सारे गाँव को एक साथ मिला करके एक ग्रामीणी बना दिया गया और गाँव का प्रधान बना। तो सुमेलित इसमें तीनों है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इस काल में लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। दूसरा, इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गए थे। तीसरा है, इस काल में केवल चित्रित मृदभांड का प्रयोग होता था। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। चलिए निकालते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर बताया गया है आपसे कि ये कह रहे हैं कि इस काल में लोगों की जीविका का मुख्य साधन एग्रीकल्चर हुआ करता था, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, ये बात एकदम करेक्ट है। क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिए थे, तो यहाँ पर इनका साधन होता था। दूसरा, इस काल में जौ के साथ साथ चावल और गेहूं की फसल हो गए थे। ये भी बात ठीक है कि इस समय ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो आपका दूसरा भी ठीक हो जाता है। तीसरा है कि इस काल में केवल आप देखोगे चित्रित मृदभांड का प्रयोग होता था, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। और इसलिए जैसे ये गलत होता है क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे पोलिशदार मृदपांड होते थे, चित्र हुआ करते थे, लाल मृदपांड थे, लाल, ठीक है, ये कई चीज़ें यहाँ पर धूर्त मृदपांड, ठीक है, सर्वोपरिवेश आदि सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो जहाँ 3 है वो कट कर देंगे, मतलब बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सर, यज्ञों के संदर्भ में काल के बारे में पूछा है। पहला है, राजा राजस्व यज्ञ दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा वीडियो को पॉज करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। आइए, पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, राजा राजस्व यज्ञ दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था। ये बात एकदम ठीक है। उस समय 2-3 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, क्योंकि कर्मकांडीय कुछ ऐसे विधान राजा शक्तिशालियों के लिए करके, जैसे राजस्व यज्ञ हुआ करता था, ठीक है, दिव्य शक्ति को समझना। अश्वमेध यज्ञ होता था, ये भी बात आप देखोगे, और वाजपेयी यज्ञ होता था। ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ पर क्या है ठीक हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो अश्वमेध यज्ञ होता था स्टूडेंट्स आप देखोगे, इसमें राज्य के विस्तार के लिए होता था। मतलब घोड़े को छोड़ दिया जाता था, उसको बढ़िया करके सजा करके, और उसके साथ सेना चलती थी। जिधर घोड़ा जाता था उधर पीछे पीछे सेना थी, और आगे कोई भी अगर उसको रोकता था तो सेना के साथ उसको युद्ध लड़ना पड़ता था। अगर सेना हार गई तो वहीं घोड़ा रुक जाता था, वहां तक उस राजा का साम्राज्य हो जाएगा। ऐसे कई शासक हुए इतिहास में, नाम बताइएगा किस किस ने ऐसे अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, राजस्व यज्ञ कराए हैं, और उसके साथ साथ आप देखोगे वाजपेयी यज्ञ करवाए। उसमें रथ दौड़ होती थी वाजपेयी यज्ञ में। इसमें भी वाजपेयी यज्ञ में क्या है कि राजा का जो घोड़ा होता था, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ, तो इसमें राजा का घोड़ा आगे ही रहा करता था, चाहे कितना ही हो, भद्दड़ क्यों ना हो। चलिए, तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन ठीक है, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। चलिए, ये कह रहे हैं, इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बी, इस काल में चारों वर्ण में समानता थी। सी, इस काल में
देवाधारणा के मुख्य से यज्ञ किए जाते थे। और डी, इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने राइट आंसर बताया होगा। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट की बात कर लें। इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ था। एक तो व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन 4 आश्रमों में बटा हुआ था। ये बात एकदम ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल क्या है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि अगर 4 आश्रमों की बात कर ले तो सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में आप 0 से 25 वर्ष तक क्या करोगे, विवाह नहीं करोगे, इन सबसे दूर रहोगे। उसके बाद आता है गृहस्थी है, आप शादी कर लोगे 25 साल के बाद में, क्योंकि आप सफल हो जाओगे, कलेक्टर वगैरह बन जाओगे तो शादी कर लोगे, गृहस्थी है। उसके बाद में आता है आश्रम, फिर उसके बाद में आता है वानप्रस्थ, ठीक है, मतलब और संन्यास जैसी चीज़ों में बांटा गया है। 75 के बाद में जाओ, 100 के बाद में, ठीक है। तो ये बांटा हुआ, तो बात ठीक है, 4 आश्रमों में बटा हुआ था, ये बात तो ठीक हो जाती है। इस काल में चारों वर्णों में समानता थी? नहीं सर, चारों वर्णों में समानता नहीं थी। आप देखोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, इनके कार्य उनके हिसाब से बांटे गए थे। ब्राह्मणों को अधिकार था पठन पाठन का, क्षत्रियों को अधिकार था लड़ने का, युद्ध करने का, राजा कहलाए। वैश्यों को अधिकार था व्यापार करने का, और शूद्रों को अधिकार था तीनों की ऊपर जो वर्ण है उनकी सेवा करने का, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी जो है ये गलत हो जाएगा, समान नहीं थे। क्योंकि जो शूद्र थे ये आप देखोगे वेद नहीं पढ़ सकते थे, इनको वेदों का अधिकार नहीं था, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। इस काल में देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, ये बात ठीक है, देवाराधना में यज्ञ किए जाते थे। और इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। देखो गोत्र का कोई स्पष्ट ऐसे वर्णन नहीं है, आपका गोत्र क्या है, कई बार आते हैं, ठीक है। तो गोत्र की अगर आप बात कर लो तो उत्तर जो वैदिक काल था उस समय अगर गोत्र की आप बात करोगे तो ये गोत्र का जो शब्द का स्थापित हुआ है ये एक गोष्ठ शब्द से निकला है, ठीक है। इसका स्थान होता था समूचे कुल का गोधन। गोधन मतलब पशुओं का एक, जहाँ पशुओं को पाला जाता था, गोधन हुआ करते थे। और इसी में था कि एक ही मूल के पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। फिर गोत्र बाहर विवाह की प्रथा भी चलने पड़ी थी कि आप एक गोत्र में अगर समान गोत्र के हैं तो आप उसमें विवाह नहीं कर सकते, अलग विवाह करोगे। तो ये चीज़ें आपको मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है, उत्तर वैदिक काल में। पहला है, इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। दूसरा है, उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था और उसमें कर्मकांडों को महत्व दिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 का, ठीक है। देखिए आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि इस काल में अंतिम दौर में क्या था, पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रबल रूप से शुरू हो गई थी। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में समाज में इतना द्वंद्व हो गया था, ऊपर वर्णित 3 जो वर्ण थे वो निचले वाले वर्ण के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा कर रहे थे। बहुत उनका धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर विभिन्न प्रकार से उनका शोषण कर रहे थे। और उसी शोषण से बचने के लिए समय रहते हुए आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ये इसमें कोई दुराग्रह नहीं, ये बात एकदम राइट है। दूसरा है, उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था, उसमें कर्म कांडों को महत्व दिया गया। क्या ये बात ठीक लगती है आपको? देखो जब उपनिषद ग्रंथ की रचना हुई थी तो 600 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, उसके आसपास। और इनका जो विषय था वो दर्शन था, इसमें कर्म कांडों की निंदा की गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कर्म कांडों को महत्व दिया गया नहीं, इसमें कर्म कांडों की क्या है, निंदा की गई है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। इसलिए जो उपनिषद हैं वो वेस्ट ग्रंथों में से माने जाते हैं, एक दर्शन है। तो दूसरा गलत हो जाता है, और जहाँ पूछा है सही तो 2 आप सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, राइट आंसर इसका ए होगा, क्योंकि पहला वाला इसमें ठीक है। यथार्थ को लेकर के विश्वास और ज्ञान महत्व को दिया गया। उपनिषदों का कहा गया था कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का सब संबंध ही कहीं ना कहीं ठीक से जानना चाहिए। आप केवल विषय में रहो, अपने आत्मज्ञान को समझो और फिर आगे चीज़ों को करते रहो। उपनिषद इसके बारे में वर्णित करते हैं। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
आइए राजनीतिक संबंध को पूछा है बढ़ते क्रम में, ठीक है। पहला है ग्राम, देखो पहले में ए में कह रहे हैं ग्राम विश्व कुल जन राष्ट्र, बी कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र, सी जन कुल विश्व ग्राम राष्ट्र, सी कुल जन विश्व राष्ट्र ग्राम। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए ऑप्शंस अगर हम देखें तो इसका राइट क्या हो जाएगा, आई होप आपने बताया होगा। देखिए इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले आता है सर कुल, ठीक है। कुल जिसमें वंश बनता है, वंश फिर वंश से बनता है कुल, कुल से बनता है ग्राम, ग्राम से बनता है विश्व, विश्व से बनता है जन, जन से बनता है राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और बाकी के ये ग्राम से थोड़ा ही नहीं बन जाएगा, या जन से थोड़ा ही नहीं बन जाएगा, या कुल से थोड़ा ही नहीं बन जाएगा। तो ये सब क्या है आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देखोगे सबसे जो छोटी इकाइयों में देखने के लिए आपको मिलता है परिवार, ठीक है। और उसी से आप देखोगे उसको कुलपा कहा जाता था, और बहुत परिवारों को मिलकर के एक ग्राम कहलाने लगे, ग्रामीण, और इकाइयाँ जुड़ करके विश्व कहलाने लगी, जिसको विश्वपति कहते हैं। और विश्व मिलाकर के आप देखोगे जन बन गए, उसमें प्रधान गण बन गया। तो इस तरीके से फिर राष्ट्र शब्द आ गया, उसका प्रधान राजा कहलाने लगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैसे वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था या थे। किसकी, राजा की आय का आप देखोगे मुख्य साधन था या थे। पहला है युद्ध में की गई लूट, दूसरा है कर, तीसरा है नजराना, ठीक है। इनके बारे में आपसे चर्चा की जा रही है। कूट देकर रखे हैं केवल एक, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3। बताइएगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का आपसे मतलब 33 का आपसे पूछा जा रहा है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि वैदिक काल में राजा की आय के मुख्य साधन क्या हुआ करते थे उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला है युद्ध में की गई लूट। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि जब युद्ध हुआ करते थे तो वैदिक काल में आप देखोगे राजा की आय का मुख्य साधन युद्ध में की गई लूट हुआ करती थी। ये बात बिल्कुल एकदम सत्य है। उस समय आप देखोगे कर नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, कि टैक्स वैक्स नहीं था। अपने आप एक शब्द आता था बलि, बलि नाम का एक शब्द आता था। बलि का मतलब होता था कि जो वहाँ के स्थान निवासी हैं अपनी इच्छा से स्वेच्छा से क्या करेंगे, राजा को कुछ दान दे देंगे कि ये लो, तो बलि होता था। तो कर उस समय नहीं हुआ करते थे, पहला तो ठीक है। दूसरा जहाँ वो गलत हो जाएगा, मतलब कि डी आंसर नहीं है और सी आंसर नहीं है। नजराना जो है ये भी आप देखोगे यहाँ पर भी नजराना रखा गया है, और नजराना था जब शत्रुओं की संपत्ति या छीनते और विरोधी जनजाति से, तो वहाँ पर नजराना लेते थे और राजा को दिया जाने वाला यह एक नजराना था। इसको बलि भी कहते हैं, चढ़ावे के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 3 इसमें करेक्ट आंसर है। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। वैदिक काल में दुहिंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। एक शब्द पूछा आपसे दुहिंत्र। ऑप्शन नंबर ए राजा, बी बेटी, सी गाय और डी पुरोहित। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये किसके लिए शब्द को रेखांकित किया गया है, ठीक है, किसके लिए इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तो देखिए ये जो आपका शब्द है जिसको बोलते हैं दुहिंत, अगर हम देखें तो इसमें इसका महत्वपूर्ण जो स्थान है वो आप देखोगे किसको दिया गया, बेटी को दिया गया। परंतु गाय वैदिक काल की एक सबसे परिवार में माना गया गाय को है, ठीक है, स्थान प्राप्त था। लेकिन इस काल में, ठीक है, बेटी को इदृति अर्थात दूहने वाली कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए। इट्स क्लियर या नो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन है आपका 36। ये कह रहे हैं वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, इस काल में नियमित कर प्रणाली थी। दूसरा, कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप इसका राइट आंसर बता रहे होंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम समझें तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इस काल में नियमित कर प्रणाली थी। नहीं सर, वैदिक काल में कोई नियमित कर प्रणाली नहीं थी। अभी मैंने आपसे बताया उसमें स्वेच्छा पर आधारित मतलब आधारित था,
चढ़ावे के रूप में, देवताओं के रूप में वो दी जाती थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो जब पहला गलत है तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, या अब आंसर बी होगा या डी होगा। कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करते थे, ये बात ठीक है। उस समय कोई स्पष्ट विशेष सेना नहीं रखी जाती थी, अलग से कोई सेना नहीं आती थी। जो जन समुदाय वर्ग होता था, कृषक जो वर्ग होता था, वही अपने भाले वर्षे लेकर के तैयार रहते थे युद्ध में, ठीक है। उनको इतनी ट्रेनिंग भी नहीं होती थी, एग्रीकल्चर में जुटे हुए थे और बड़े हष्ट-पुष्ट ताकतवर थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उस समय के कृषक किसान जो थे सेना में पार्टिसिपेट करते थे, आज के किसान भी करते हैं, आप देखोगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल के ईश्वर नहीं माने जाते थे? पूर्व वैदिक काल के क्या ईश्वर नहीं माने जाते थे? पहला है पुरंदर, दूसरा है ब्रह्मा, तीसरा है सोम, चौथा है अग्नि, पांचवा है विष्णु और छठा है वरुण। कूट है 1 और 2, बी 2 और 5, सी 4 5 और 1, डी 3 4 और 6 इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने के लिए है मिल जाएगी। बताइएगा स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक एक करके बात करें, पहला है इसमें पुरंदर। ये कह रहे हैं इस काल में ईश्वर नहीं माने जाते थे। पुरंदर को, ब्रह्मा को और विष्णु पूर्व वैदिक काल में हिस्सा नहीं थे, पहली बात तो। ये दूसरा और पांचवा ये नहीं थे। पुरंदर भी थे, अग्नि भी थे, वरुण भी थे, सोम भी थे, ठीक है। और ये सबको किसी ना किसी देवता के रूप में माना गया है। किसको अग्नि का देवता, किसी को वर्षा का देवता, किसी को जल का देवता, ये सब माने गए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप देखोगे बी हो जाएगा। 2 और 5 इसका राइट आंसर है। और बाकी के उस समय पुरंदर हो, सोम हो, ठीक है, अग्नि हो, वरुण हो, ये सब थे। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जो थे बाद के हैं, उत्तर वैदिक काल के ईश्वर नहीं माने गए। तो बी हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल के संदर्भ में ब्रजपति, क्या पूछे हैं आपसे, ब्रजपति पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति जो परिवार का मुख्य होता था। बी, वह व्यक्ति जो चारगा भूमि का अधिकारी होता था। सी, वह व्यक्ति जो युद्ध में लड़ाका समूह का मुख्य होता था। और डी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर रहे हैं और आंसर हर एक क्वेश्चन का आप देने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन आपसे कहता है, क्योंकि आपसे सही पूछा गया, वह व्यक्ति जो परिवार का मुख्य होता था उसको बृहस्पति कहते हैं। नहीं सर, अभी मैंने आपको पहले बताया था उस व्यक्ति को आप देखोगे अलग अलग नामों से, जैसे परिवार में कुलपा उसको कहते थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। वह व्यक्ति जो चरगाह भूमि का अधिकारी होता था उसी को आप देखोगे बृहस्पति के नाम से जाना जाता था। ये वैदिक काल के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे परिवार का मुखिया तो कुलप होता था और युद्धों में लड़ाका समूह के ग्रामीणी कहा करते थे। तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर पहला स्टेटमेंट है, इसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। दूसरा है, इन श्लोकों की रचना पुरुषों के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी की गई। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। स्टूडेंट्स बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या है। आप देखोगे इसमें पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाते हैं। जस्ट नाउ क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं कि ये इसमें आपका करेक्ट है। तो इसमें जो श्लोक थे, ठीक है, उसको सूक्त कहते हैं। और श्लोक में पुरुष और महिला दोनों पार्टिसिपेट करते थे, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, और अधिकांश ये रचयिता सिखाने वाले कुछ ऐसे श्लोकों की यहाँ पर जो चर्चा है की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देकर के, मैच द फॉलोइंग है।
पहला है समुद्र देवता सोम, वनस्पतियों के अधिपति जो थे मारुति, और वायु के देवता वरुण। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सुमेलित नहीं है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। देखिए सही नहीं पूछा है आपसे, तो पहला वाला ये भी क्या है आपका गलत है, दूसरा वाला ये भी आपका गलत है, तीसरा भी आपको गलत है। क्यों? जो समुद्र के देवता हैं सर, उनको आप देखोगे वरुण कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चे? वरुण कहा गया है। वनस्पति के जो देवता हैं उनको सोम कहा गया है, सोम रस का आपने नाम सुना होगा। और वायु के देवता मतलब मारुति हनुमान जी को बताया गया है। तो आप देखोगे जो तीसरा है, तीसरे का बी था, समुद्र के देवता वरुण थे और वनस्पति के देवता आपके सोम। तो इसलिए सभी क्या है सही नहीं है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, कुरु 2 आर्य कबीलों का सम्मिलित रूप था। दूसरा, उत्तर वैदिक काल के लोग पकी ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है कि कुरु 2 आर्य कबीलों का सम्मिलित रूप था। दूसरा है उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो पकी ईंटों का प्रयोग भली भांति परिचित थे। अब अगर हम देखें जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। उस समय के लोगों को इतना अब देखोगे नॉलेज नहीं था कि पकी ईंटों की भली भांति परिचित हो। हस्तिनापुर से खुदाई में मिली कच्ची ईंटों की संरचना है, ना कि आप देखोगे वहां पर पकी ईंटें मिलती हैं। तो इसलिए दूसरा गलत है, तो आंसर इसका बी नहीं होगा, आंसर इसका सी नहीं होगा। पहला ठीक है, कुरु 2 आर्य कबीलों का सम्मिलित एक रूप हुआ करता था। ठीक है, गंगा यमुना वाले दोआब के क्षेत्र में, ठीक है, इसको कुरु कहते हैं। तो ये वाली बात ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या सही आपसे पूछा जा रहा है? पहला, व्यवसाय की आनुवंशिकता। दूसरा, अस्पृश्यता का विकास। तीसरा, षड दर्शनों के दार्शनिक विचारों का बीजारोपण। चौथा, आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास। कूट देख रखा है। ए में कह रहे हैं केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 49। देखिए आइए एक एक करके बात कर लेते हैं स्टेटमेंट पर। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि व्यवसाय की आनुवंशिकता। क्या ऐसा उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना में आपको देखने को मिल रहा था व्यवसाय आनुवंशिक हो गया था? जी हाँ, व्यवसाय आनुवंशिक था। दूसरा है अस्पृश्यता का विकास। देखिए उस समय छुआछूत अनटचबिलिटी हमें नहीं दिखती है कहीं भी, तो ये गलत है सर। जहाँ 2 है वो इसका आंसर नहीं होगा, मतलब आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? बी इसका आंसर होगा, 1 और 3। षड दर्शनों के दार्शनिक विचारों का बीजारोपण मिलता है। आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, ये बाद में जाकर के हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मतलब 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्नीय शब्द, ठीक है, संदर्भित है। ऑप्शन ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, डी ब्राह्मण के लिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए अगर हम देखें ये जो आपका है अघन्नीय जो शब्द है, ये खास तौर पर गाय के लिए किया गया है। और गाय एक सबसे महत्वपूर्ण उस समय की, आप देखोगे प्रथम वेद में, ऋग्वेद में, इसमें मंत्रों की संख्या 10,000 थी। और इसमें खास तौर पर गाय को बड़ा ही महत्वपूर्ण और योग्य पशु के रूप में जाना जाने लगा, और बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, वेदों में मृत्युदंड और देश निकाला भी दिया जाता था अगर कोई गाय को क्या कर देता था, हत्या कर देता था, घायल कर देता था। ठीक है, यहाँ तक कि पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। एक शब्द है पणी, आपसे पूछा जा सकता है। पणी जो हुआ करते थे ना, ये पशुओं की चोरी करते थे। उस समय पशु इतना महत्वपूर्ण था, तो गायों की चोरी करते थे। इन्हें कुछ नहीं मिलता था तो चोरी करते थे। ठीक है, चलिए, तो चोर थे ये पशुओं के पणी। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन चलते हैं, और ये शायद अंतिम क्वेश्चन है। जी हाँ, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र के नाम
से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए भागवत गीता, बी अर्थवेद, सी ऋग्वेद और डी मनुस्मृति। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। और स्टूडेंट्स इसका आंसर आप क्या करेंगे, करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले किसी टॉपिक पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स बताना है। और मैं कहूँगा आप एक बार गायत्री मंत्र का उल्लेख भी कमेंट्स बॉक्स में कर दें। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और ताकत कम हो गई तो समझ लेना फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, डैट चीज़ें हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आप सभी का मिल रहा है मुझे वो मोटिवेट करता है। तो कमेंट्स आवश्यक रूप से कीजिएगा, मॉक दर्शन की क्लास मत देखिएगा, ठीक है। एंजॉय के साथ पढ़िएगा, लोड मत लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।